मंथन टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी छिपी हुई सच्चाइयों और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के अजीब कोनों की पड़ताल करने वाले हैं। हम उन विचित्र भारतीय कानूनों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो तकनीकी रूप से आज भी मौजूद हैं, भले ही वो कितने ही पुराने या अप्रासंगिक क्यों न लगते हों। ये सुनकर शायद कुछ श्रोताओं को लगे, सच में क्या ये अभी भी कानून है? क्या वाकई हमारी कानूनी किताबों में ऐसी चीजें दफन है? बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। हमारी कानूनी व्यवस्था की परतों में अगर झांकें तो पता चलता है कि समय कितनी तेजी से बदला है, लेकिन कुछ नियम वो वहीं के वहीं अटके रह गए। चलिए आज इसी पर मंथन करते हैं। अच्छा, तो शुरू करने से पहले थोड़ा संदर्भ समझ लेना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। इनमें से कई कानून जिनकी हम बात करेंगे, उनकी जड़ें हैं औपनिवेशिक काल में, मतलब ब्रिटिश राज के समय, या फिर आजादी के ठीक बाद के दौर में। सही बात है। उस समय के जो प्रशासक थे उन्होंने इन्हें एक बहुत ही अलग, बिल्कुल अलग सामाजिक तकनीकी माहौल के लिए बनाया था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सोचिए 1880s या 1930s का भारत और आज का भारत, कितना ज्यादा फर्क आ गया है। हाँ। समाज बदल गया है, तकनीक ने तो खैर क्रांति ही ला दी है, लोगों की सोच कितनी बदल गई है। लेकिन कुछ कानून वो ऐसे हैं मानो समय की धारा में जम से गए हों। ये कानून इसलिए अजीब नहीं है कि किसी ने इन्हें मजाक में बनाया था, नहीं, बल्कि इसलिए कि वे जिस मकसद के लिए बने थे वो मकसद या तो अब रहा नहीं या पूरी तरह बदल गया है, फिर भी वे कानूनी किताबों का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये एक तरह से कानूनी अवशेष हुए, जैसे किसी पुरानी इमारत के खंडहर जो आज भी खड़ी दिखते हैं। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप। वो हमें अतीत की एक झलक तो देते हैं, लेकिन आज की दुनिया में उनकी उपयोगिता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। सही। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो कानूनी सुधार की प्रक्रिया है वो कितनी धीमी या जटिल हो सकती है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही 5 वास्तविक सत्यापित कानूनों पर थोड़ी गहराई से नज़र डालते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये तद क्यों बना होगा और आज इसका क्या मतलब है, या शायद कोई मतलब है भी या नहीं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले कानून से शुरू करते हैं। भारतीय खजाना निधि अधिनियम 1878, मतलब इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। ये तो 140 साल से भी ज्यादा पुराना कानून है। हाँ, बहुत पुराना। और ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को जमीन में गड़ा हुआ या कहीं छुपा हुआ खजाना मिलता है, और खजाना मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा हो, उस जमाने के 10 रुपए। 10 रुपए आज के जमाने में तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, आज के हिसाब से तो कुछ नहीं। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर किसी को अपने घर के पिछवाड़े खुदाई करते हुए कुछ पुराने सिक्के मिल गए या कोई छोटी मूर्ति मिल गई जिसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा हो, तो उसे सरकार को बताना होगा। सच में तकनीकी रूप से हाँ, ये कानून तो यही कहता है। देखिए, इस कानून का मकसद शायद ये रहा होगा कि जमीन से जो भी मूल्यवान वस्तुएं मिलें उन पर राज्य का अधिकार हो, उसे सुनिश्चित किया जा सके, खासकर वो चीजें जिनका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व हो सकता है। अच्छा। उस दौर में संपत्ति और खोज के अधिकार उनको अलग तरह से देखा जाता था। सरकार मानती थी कि ऐसी जो अज्ञात संपत्ति है उस पर उसका हक है। लेकिन क्या आज कोई इसका पालन करता होगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी को अपने खेत में कोई पुराना बर्तन मिल जाए तो क्या वो सच में कलेक्टर के पास जाएगा? व्यावहारिक रूप से देखें तो शायद ही कोई ऐसा करता हो, खासकर छोटी मोटी खोजों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ भाई। लेकिन इस कानून का मौजूद होना वो अपने आप में दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे उस समय की प्राथमिकताएं थीं, जैसे राज्य का संपत्ति पर नियंत्रण, वो आज भी कानूनी किताबों में जिंदा हैं। भले ही समाज बदल गया हो, संपत्ति की अवधारणा बदल गई हो, ये कानून प्रवर्तन की कमी का भी एक अच्छा उदाहरण है। सही कहा। अगला कानून भी काफी पुराना लगता है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। टेलीग्राफ, ये शब्द सुनकर ही लगता है जैसे हम किसी और सदी की बात कर रहे हैं। और हम कर भी रहे हैं, बिल्कुल। ये कानून उस जमाने में बना था जब टेलीग्राफ वो संचार का मुख्य साधन हुआ करता था। हाँ। और भारत में टेलीग्राफ सेवा तो मुझे लगता है 2013 में आधिकारिक तौर पर बंद भी हो गई। हाँ, बंद हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो अधिनियम है ये अभी भी पूरी तरह से निरस्त नहीं हुआ है, ये अभी भी लागू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आज भी टेलीग्राफ के तार बिछाने के नियम लागू होते हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं, सीधे तौर पर टेलीग्राफ के लिए तो नहीं, लेकिन इस अधिनियम के कुछ हिस्से वो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं,
क्योंकि वे व्यापक रूप से संचार को संबोधित करते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे उदाहरण के लिए सरकार द्वारा संचार को इंटरसेप्ट करने की जो शक्तियां हैं, मतलब निगरानी रखने की, उनका स्रोत कहीं ना कहीं इसी पुराने कानून में खोजा जा सकता है। हाँ, बाद में से अन्य कानूनों और नियमों से संशोधित किया गया है, लेकिन जड़ यही है। ओह अच्छा, तो ये कानून पूरी तरह बेकार नहीं है। इसके कुछ हिस्से आधुनिक संचार व्यवस्था पर भी किसी न किसी तरह लागू होते हैं। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, जो भाषा है, वो तो टेलीग्राफ युग की ही है। और ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे तकनीक वो कानून से मीलों आगे निकल जाती है। कानून बनाने की, उसे अपडेट करने की प्रक्रिया अक्सर इतनी धीमी होती है कि जब तक कानून बनता है या बदलता है, तब तक तकनीक और आगे बढ़ चुकी होती है। सही बात है। तो हम एक तरह से 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी की तकनीक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कई बार मतलब अजीब लगता है, अपर्याप्त लगता है। हाँ, ये तो है। अब आते हैं तीसरे कानून पर, और ये तो वाकई में बहुत चर्चा में रहता है जब भी अजीब कानूनों की बात होती है। भारतीय विमान अधिनियम 1934, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, और इसका सबसे चर्चित पहलू है पतंगों से जुड़ा। हाँ, ये बहुत मशहूर किस्सा है। इस अधिनियम की जो परिभाषाएं हैं, उनके तहत विमान यानी एयरक्राफ्ट, उसकी परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें गुब्बारे, एयरशिप, ग्लाइडर और हाँ, पतंगे भी शामिल हो जाती हैं। क्या पतंगे? मतलब जो पतंगे हम मकर संक्रांति पर या स्वतंत्रता दिवस पर उड़ाते हैं, वो कानूनी तौर पर विमान है? सीरियसली? अधिनियम की अगर आप शाब्दिक व्याख्या करें तो हाँ। अरे बाप रे! और अगर पतंग एक विमान है, तो सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली, इसे उड़ाने के लिए लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होनी चाहिए, जैसे असली विमान उड़ाने के लिए होती है। ये तो हास्यास्पद है। क्या कभी किसी को पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस मांगा गया है या जुर्माना लगाया गया है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, व्यवहारिक रूप से तो कभी नहीं हुआ। ये उन कानूनों का एक आदर्श उदाहरण है जो किताबों में तो हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई भी पुलिसकर्मी पतंग उड़ाने वालों को गिरफ्तार करने नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कानून का पालन होना ही नहीं है और न ही उसे लागू करने का कोई इरादा है, तो उसे कानूनी किताबों में बनाए रखने का तुक क्या है? हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी चूक है जिसे ठीक नहीं किया गया, या इसका कोई और कारण हो सकता है? शायद मूल अधिनियम जब बना 1934 में, तो सुरक्षा का या किसी और पहलू का ध्यान रखा गया हो कि हवा में कुछ भी न उड़े। संभव है। हो सकता है कि 1934 में जब ये कानून बना तो हवाई क्षेत्र के नियमन को लेकर वो लोग बहुत सतर्क थे और हर उस चीज को शामिल कर लिया जो हवा में उड़ सकती है। हो सकता है। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो पतंग को विमान मानना ये सिर्फ एक कानूनी विसंगति लगती है, एक अनोमली। ये कानून की भाषा की सीमाओं को भी दिखाता है, कैसे शब्द समय के साथ अपना अर्थ या प्रासंगिकता बदल सकते हैं। बिल्कुल। चौथा कानून ये थोड़ा अलग है और ज्यादा गंभीर सामाजिक पहलू से जुड़ा हुआ है। यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी की धारा 46(4) से संबंधित है, जो महिलाओं की गिरफ्तारी के समय के बारे में है। हाँ, सीआरपीसी की धारा 46 उपधारा 4 ये कहती है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा। और अगर ऐसी गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए, और इसके लिए पहले स्थानीय मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। ये प्रावधान तो सुनने में तो अच्छा लगता है, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के इरादे से बनाया गया लगता है। तो इसमें अजीब क्या है? अजीब शायद सही शब्द न हो, लेकिन ये पुराना या परंपरागत जरूर लगता है और इस पर बहस होती रहती है। अच्छा। अजीब शायद इसलिए लग सकता है क्योंकि ये आज भी कानून में एक विशेष वर्ग यानी महिलाओं के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करता है। जहां एक तरफ इसका उद्देश्य सुरक्षा देना है, वहीं कुछ तर्क ये भी आते हैं कि क्या ये आधुनिक समय में लैंगिक समानता के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल खाता है? क्या ये कहीं ना कहीं महिलाओं को कमजोर या विशेष सुरक्षा की जरूरत वाले नागरिक के रूप में नहीं देखता? ये एक सवाल उठता है। हाँ, ये तो एक जटिल मुद्दा है। एक तरफ सुरक्षा की जरूरत है, खासकर रात के समय गिरफ्तारी जैसी संवेदनशील स्थिति में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ समानता का सवाल भी है। बिल्कुल। ये कानून दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रावधान वो सामाजिक मान्यताओं और सुरक्षा की धारणाओं से कितने गहरे जुड़े होते हैं। ये कानून अभी भी लागू है और काफी हद तक इसका पालन भी होता है। लेकिन
ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि क्या ऐसे लैंगिक विशिष्ट सुरक्षा प्रावधान हमेशा प्रासंगिक रहेंगे या समय के साथ इनमें बदलाव की जरूरत होगी ताकि सुरक्षा और समानता दोनों सुनिश्चित हो सकें। ये कानून पुराने सामाजिक मानदंडों के साथ कानून के बने रहने का एक अच्छा उदाहरण है। सही कहा। और पांचवा बिंदु, ये नियमों के एक समूह से जुड़ा है जो कुछ खास जानवरों या चीजों को रखने या उड़ाने से संबंधित है। जैसे आपने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जिक्र किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके तहत कुछ जानवरों को पालने पर नियम है। हाँ, जैसे हाथी पालना। भारत में खासकर कुछ दक्षिणी राज्यों में और मंदिरों में हाथी पालने की एक लंबी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हाथी एक संरक्षित प्रजाति है, शेड्यूल 1 में आता है शायद, और इसे निजी तौर पर रखने या इसका व्यापार करने के लिए बहुत सख्त नियम हैं और अनुमति की जरूरत होती है। तो इसमें अजीब बात क्या है? ये तो वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी लगता है। इसमें क्या टकराव है? अजीब या कहें जटिल बात यह है कि ये कानून जो है वो आधुनिक संरक्षण नैतिकता को बहुत गहरी जमी हुई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ टकराता है। अच्छा। कई समुदाय या मंदिर हैं जो हाथियों को अपनी परंपरा का एक अभिन्न अंग मानते हैं, पीढ़ियों से, जबकि कानून उन्हें वन्यजीव मानता है जिन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है और जिनका स्थान जंगल में है। इससे अक्सर तनाव पैदा होता है, अस्पष्टता पैदा होती है, अनुमति की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और कभी-कभी ये सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक जरूरतें वो कानूनी जरूरतों पर हावी हो सकती हैं या इसका उल्टा होना चाहिए? मतलब ये परंपरा और आधुनिक कानून के बीच एक तरह का टकराव है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून बनाना सिर्फ नियमों को लिख देना भर नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में फिट करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। सही बात है। इस मामले में कानून का उद्देश्य तो नेक है, वन्य जीवों का संरक्षण, लेकिन इसका जो कार्यान्वयन है वो उन समुदायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनकी जीवन शैली या परंपराएं इन जानवरों से जुड़ी हुई हैं। ये संतुलन साधना हमेशा ही मुश्किल होता है। तो इन 5 उदाहरणों को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ कुछ मजेदार कानूनी किस्से तो नहीं है, ये कुछ गहरा इशारा करते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे हमारी कानूनी किताबें एक बड़े म्यूजियम की तरह है, जहाँ कुछ चीजें तो आज भी प्रासंगिक हैं, पर कुछ बस धूल फांक रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इन उदाहरणों से एक बड़ी तस्वीर देखें तो कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर आती हैं। पहली, जिसे हम कानूनी जड़ता कह सकते हैं, लीगल इनर्शिया, मतलब कानून बनाने के बाद उन्हें बदलने या हटाने की प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी होती है। हाँ। एक बार कानून बन गया तो वो दशकों तक, कभी-कभी तो सदियों तक बना रह सकता है, भले ही उसकी जरूरत खत्म हो गई हो। और दूसरी बात शायद ये कि कानून और जमीनी हकीकत, हाँ, उनके बीच एक बड़ा फासला हो सकता है। जैसे वो पतंग उड़ाने वाला कानून कागज पर है पर अमल में कहीं नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये कानून की प्रभावशीलता पर ही सवाल उठाता है। अगर कानून लागू ही नहीं होता तो क्या वो वास्तव में कानून है? तीसरी बात, इन उदाहरणों से जागरूकता की अहमियत पता चलती है। जब नागरिकों को इन अजीब या पुराने कानूनों के बारे में पता होता है तो वे कानूनी व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और शायद सुधार के लिए आवाज भी उठा सकते हैं। और आखिरी बात, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये सब कानूनी सुधार की जरूरत को रेखांकित करता है। हाँ। अगर हमारी कानूनी किताबें ऐसी पुरानी अप्रासंगिक चीजों से भरी रहेंगी तो ये न केवल भ्रम पैदा कर सकता है बल्कि न्याय व्यवस्था पर बोझ भी डालता है। वकीलों और जजों को भी तो इन पुराने प्रावधानों से निपटना पड़ता होगा। संक्षेप में कहें तो किसी कानून का महज कानूनी किताबों में मौजूद होना ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो न्यायसंगत है, निष्पक्ष है या उपयोगी है। बिल्कुल। और सुधार की कमी हमें ऐसे कानूनी ढांचों में फंसाए रख सकती है जो आज की जरूरतों और मूल्यों से मेल ही नहीं खाते। यह दिखाता है कि कानून को एक गतिशील, एक जीवंत चीज होना चाहिए जिसे समय समय पर जांचा परखा जाए और अपडेट किया जाए। चलिए इसे एक बार फिर से वो पतंग वाले उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कल्पना को पकड़ता है ना? हाँ हाँ। सोचिए, मकर संक्रांति का दिन है, पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है, लोग छतों पर हैं, संगीत बज रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, एक पूरा उत्सव का माहौल है। बिल्कुल। और उसी समय कहीं किसी सरकारी दफ्तर की अलमारी में एक मोटी सी कानूनी किताब रखी है जिसमें एक धारा है जो कहती है कि ये हजारों लोग जो पतंग उड़ा रहे हैं वे तकनीकी रूप से विमान उड़ा रहे हैं
और उन्हें शायद इसके लिए अनुमति लेनी चाहिए थी। जाहिर है कोई पुलिस वाला उन्हें पकड़ने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये कानून पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन इसका वहां होना अपने आप में क्या कहता है? ये शायद यही कहता है कि कानूनी ज्ञान सिर्फ नियमों को रटने या उनका आंख बंद करके पालन करने से कहीं ज्यादा है। जब किसी को इस विसंगति का पता चलता है तो वो कानूनी व्यवस्था की प्रकृति पर सवाल उठा सकता है। वो पूछ सकता है कि भाई ऐसे कानूनों को हटाया क्यों नहीं जाता? क्या यह हमारी विधायी प्रक्रिया की धीमी गति को नहीं दर्शाता? तो ये सिर्फ एक मजेदार तथ्य नहीं रह जाता, बल्कि ये व्यवस्था पर एक टिप्पणी बन जाता है। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, सिर्फ इसलिए कि कोई नियम या कानून मौजूद है उसका मतलब ये नहीं कि वो तर्कसंगत है, न्यायपूर्ण है या आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। यह हमें लगातार अपने कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें समय के अनुरूप ढालने की जरूरत की याद दिलाता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम एक समाज के रूप में अपने कानूनी ढांचे को कितना आधुनिक और प्रभावी बनाए रखना चाहते हैं। आपने अभी मंथन टॉक सुना, जहां हम सिर्फ सतह को नहीं खुरचते, हम गहराई तक जाते हैं, मुद्दों पर मंथन करते हैं। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा, शायद मुस्कुराने पर भी, और उन चीजों पर सवाल उठाने पर जिन्हें हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि जागरूकता वो अक्सर बदलाव की दिशा में पहला कदम होती है। मंथन टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन के लिए वो जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहे क्या आप उस अजीब कानून के बारे में जानते हैं, तो आप सिर्फ सिर नहीं हिलाएंगे, आप उसके पीछे की कहानी और उसके मायने भी जानेंगे। अगली बार तक सवाल करते रहें, सीखते रहें और मंथन करते रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।